अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी नाज़िया इलाही खान। नाज़िया को सभी जानते हैं। थैंक यू सो मच नाज़िया कि आज आप आई हैं। बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच आरज़ू जी, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन हम जब भी बैठते हैं साथ में, फ़ील नहीं होता है कि आप पाकिस्तान से बैठे हो और मैं भारत से बैठी हूँ। लगता है 2 साथ में बहनें ही बैठ गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और मुझे भी आपके साथ हमेशा शो करके बहुत अच्छा लगता है। नाज़िया बल्कि हमारा तो ईद शो का भी प्लान था, बस हो नहीं पाया। लेकिन ये ज़रूर है कि आजकल तो ख़ैर आपके यहाँ एक और जिसे कहना चाहिए इवेंट ही कहूँगी कि एक चल रहा है बहुत इम्पोर्टेंट और इलेक्शंस हो रहे हैं। किस तरह से देख रही हैं आपको टर्नआउट कैसा रहा फर्स्ट डे? लोग बाहर आए और क्या लग रहा है लोगों के मूड के हिसाब से कि किस पार्टी की तरफ जा रहे हैं? इलेक्शंस का भी हमें बताइए। साथ एक आर्टिकल भी जो है मैंने देखा था, जो आपने शेयर भी किया था मेरे साथ और उसमें यही कहा गया है कि 12th स्टैंडर्ड या 12th क्लास जो है उस तक जब तक ना पहुंच जाए लड़की तो शादी नहीं होनी चाहिए। ये भी अदालत के सामने रखा गया है। कैसे देखती हैं आप इन दोनों चीज़ों को? देखिए आरज़ू जी, मेरे साथ जब आप बात कर रही हैं और इलेक्शन के मुद्दे पर बात कर रही हैं, तो मैं हुँ। आपको सिर्फ़ वेस्ट बंगाल के बारे में या किसी एक स्टेट के बारे में तो नहीं बताऊँगी। मैं तो क्योंकि मैं बहुत जगह घूमते-फिरते रहती हूँ, बहुत राज्यों में मैं जाते रहती हूँ, तो मुझे पता होता है। अब जैसे मैं 12 तारीख से 16 तारीख तक में मैंने दिल्ली किया, उत्तर प्रदेश किया, महाराष्ट्र किया और फिर मैं दोबारा बंगाल आई। तो ये 3 राज्यों के बारे में जो मुझे ग्राउंड लेवल से पता चला, बहुत पॉज़िटिव है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 400 पार तो नॉर्मली हो जाएगा। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने जितनी होमवर्क की है और जितना वो उन्होंने देश के लिए किया है और जितना देश के हर एक रिलिजन वालों के लिए किया है, तो 400 पार बहुत आसान है। पर कहीं न कहीं मुझे एक चीज़ बहुत खूबसूरत सुनाई दी है दिल्ली के रोड पर। वो मुझे ये हुँ। समझ में आया है कि मुसलमान बेटियों ने, मुसलमान महिलाओं ने अपने आप में तय किया है कि 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के झोली में शगुन के तौर पर दिया जाएगा, जो मुसलमान बेटियां देंगी 11 सीटें। तो 411 पार तो बहुत आराम से होने वाला है। देखिए, गली में बैठा अब्दुल, झोपड़ी में बैठा रोहिंग्या, बंगाल में बैठा घुसपैठिया और जनता के बीच में बैठा अवेसी और राहुल बाबा का चमचा, ये सब मिल करके अपेक्षा बोलिए या स्ट्रैटेजी बोलिए कर रहे हैं कि फिर से मोदी हटे और हिंदू कटे और फिर से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम फटे। ये स्ट्रैटेजी चल रही है, हर हाल में चल रही है। लेकिन इन तमाम स्ट्रैटेजी के बीच में एक ऐसी बात चल रही है कि देश को संभालने के लिए 1947 से लेकर के 2013 तक में जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं, उसमें से सबसे सक्सेसफुल प्रधानमंत्री मोदी जी रहे। अगर देश के वासियों को, देश के युवाओं को, देश को सुरक्षित रखना है, तो मोदी जी को वोट करेंगे। देश के वासियों को, देश के युवाओं को शिक्षित होना है, तो मोदी जी को वोट करेंगे। देश के वासियों को, देश के युवाओं को, देश की सेना को और भी एनहांस और इम्प्रूव करना है, तो मोदी जी को वोट करेंगे। पसमानदा मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर लेकर आ जाना है, तो भी मोदी जी को वोट करेंगे। अगर मुसलमान बेटियां वाकई में निकाह मुत्ता मसियार हलाला तलाक जैसे कुप्रथाओं से और अश्लीलता के नंगे बाजार से निकल करके सेफ और सिक्योर और सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के को लेकर के मैदान में उतरना चाहती हैं, तो भी मोदी जी को वोट करेंगी। अगर जीडीपी को हम और ऊपर देखना चाहते हैं, तो भी मोदी जी को वोट करेंगे। अगर बाकी देशों से, इस दुनिया के बाकी देशों से, मुसलमान मुल्कों से हमारे रिलेशन और भी खूबसूरत हो और भी बायलैटरल रिलेशन अच्छे हो, तो भी मोदी जी को वोट करेंगे। देश की इकोनॉमी को अगर तीसरे पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर हम लेकर जाना चाहते हैं, तो भी मोदी जी को वोट करेंगे। मेड इन इंडिया से वेड इन इंडिया तक और लक्षद्वीप से लेकर के चांद तक अगर वाकई में दोबारा और तरक्की चाहिए, तो भी मोदी जी को वोट करेंगे। तो जहां तक मैंने देखा और ग्राउंड लेवल पर जनता से मैंने बात की, जनता के भीड़ में जाकर के मैं खड़ी हुई, वहां पर मैंने एक रिक्शा वाला को भी देखा और एक बड़े बिजनेसमैन को भी देखा, एक मर्सिडीज वाले को भी देखा, एक ऑल्टो वाले को भी देखा, एक टेम्पो वाले से भी बात हुई। तो उन्होंने यही कहा है कि ये देश का वोटिंग है, ये देश के लिए हम वोट कर रहे हैं और देश का वासी उसी को वोट करेगा जो जनता को अपना परिवार मानता है, जो जनता के लिए चौकीदार बन करके बैठना चाहता है,
जो जनता, जो देश की तरक्की में जनता की तरक्की को भरपेट तरक्की देना चाहता है। तो ये सारी चीजें जो मैंने ग्राउंड लेवल पर देखी है, उससे मुझे एक चीज की तो बहुत तसल्ली और संतुष्टि हुई है कि जनता ही चाहती है कि अब की बार 400 पार, अब की बार फिर से मोदी सरकार, ये जनता चाह रही है। अच्छा देखिए, 1947 से 2013 तक के स्लोगन को देखिएगा तो हम यही देखेंगे कि जनता के विकास को लेकर के कोई भी बात नहीं हुई थी, देश के विकास को लेकर के कोई भी बात नहीं हुई थी। जब ये मोदी सरकार आई तभी हुआ कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, और तब मोदी सरकार। हमने एक ईरा देखा था, हमने एक सिनेरियो देखा था जहां पर डिक्टेटरशिप के सही अर्थ पता चले थे। आज मुसलमान और अवेसी कह सकते हैं, कांग्रेस क्योंकि विपक्षी दल है वो कह सकती है कि मोदी जी डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, लेकिन डिक्टेटरशिप मोदी जी कैसे कर सकते हैं? साधु स्लॉटर इंदिरा गांधी जी ने करवाया, उसके बाद फिर इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने लाया, उसके बाद फिर सारे न्यूज, प्रिंट मीडिया, बुलेटिन, उसके बाद फिर रेडियो, ये सारे चीज को बंद किसने करवाया? इंदिरा गांधी जी ने अपने सरकार को बचाने के लिए करवाया। विपक्षी दलों को बिना किसी क्राइम के और बिना किसी केस के जेल बंदी किसने करवाया था? इंदिरा गांधी जी ने करवाया था। यहाँ तक कि लालू प्रसाद की बेटी का नाम जो मीसा है, वो भी एक एक्ट लेकर के इंदिरा गांधी जी आई थी और उन्होंने विपक्षियों को जेलबंदी करवाई थी। और लालू प्रसाद यादव जो बिहार के बहुत बड़े नेता हैं, जो कई बार अपनी बीवी को और खुद भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने मीसा अपनी बेटी का नाम ही रख दिया था। और क्यों रखा था? ताकि इंदिरा गांधी जी ने जो अत्याचार किया है विपक्षी दलों पर, वो कभी भूले ना। वो जब अपनी बेटी को पुकारे तो इंदिरा गांधी जी का अत्याचार उनको समझ में आए। तो इसको कहते हैं डिक्टेटरशिप। अभी आप सबसे ज्यादा जियोपॉलिटिक्स पर काम करती हैं, आप जियोपॉलिटिक्स का नॉलेज आपके पास आरजू जी भर पेट है। अभी आप मुझे बताएं कि 10 साल में क्या आपको एक बार भी भारत से एक ऐसी आवाज या ऐसा प्रूफ आपको मिला कि डिक्टेटरशिप चल रहा है? आई डोंट थिंक कि आपको मिला होगा। अब रोड पर नमाज पढ़ेंगे तो हम तो बोलेंगे ना। 7 साल की 9 साल की बच्ची को आप बोलिएगा कि ये लड़की है, जवान है, इसका निकाह करना चाहिए, तो हम तो बोलेंगे ना। अब आप छोटे छोटे मासूम 9 साल के बच्चे को, 11 साल के बच्चे को कोई साजिद और नावेद आकर के गला काट देगा, रेत देगा, बोटियां कर देगा, तो हम तो बोलेंगे ना कि इसको जेल भेजो। हम कैसे बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इस पे बोलना भी चाहिए। लेकिन एक चीज और नाज़िया, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले मौलाना रशीदी भी आए थे चैनल पे, आपके और मेरे फेवरेट तो मैंने उनसे पूछा था कि कोई बड़ा मुस्लिम लीडर हमें क्यों नजर नहीं आता। मतलब अवैसी साहब हैं, ठीक है, मान लिया, लेकिन उनके पास टोटल 2 सीट्स हैं एक बहुत बड़ी पार्लियामेंट के अंदर। फिर अगर कोई मुस्लिम लीडर आता भी है तो वो गर्ल्स एजुकेशन पे या वुमेन एम्पावरमेंट पे बात नहीं करता, वो सिर्फ शरिया की और हिजाब की ही बात क्यों भारत में की जाती है आपके ख्याल से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अवैसी सिर्फ एक क्षेत्र का लीडर था। वो हैदराबाद की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो उसके बाप दादा ने 1984 से पकड़ करके रखा था, वो 2019 तक पकड़ करके रखा गया। लेकिन अभी उनके विपक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी से माधवी लता जी आए हैं, वो तो बहुत तेज तर्रार और फायर लेडी है। फायर लेडी मतलब जिससे अवैसी के पैर हिल चुके हैं, उसकी पेशानी पे पसीना आ चुका है। अब आपने कहा कि ये बहुत सही बात है कि आज तक कभी कोई मुसलमान लीडर जो मुसलमानों के पक्ष में और मुसलमानों के हित में इस्लाम के दायरे से बात कर ले सीधा सीधा, वो नहीं कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। मेरा मानना है कि अवैसी अगर वाकई में मुसलमानों का लीडर होता तो वो सबसे पहले ये बताता कि जो मुसलमान मर्द बलात्कार कर रहे हैं उनको हम इस्लाम से बेदखल करते हैं, जो मुसलमान मर्द किसी की हत्या कर रहे हैं मासूमों की, हम उसको इस्लाम से बेदखल कर रहे हैं। मुसलमान लीडर नहीं है। अवैसी साहब क्या करते हैं, कार्टून की तरह, एक मतलब शिनचैन की तरह वो मंच पर खड़े होकर के कहते हैं 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, सबके सर तन से जुदा हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि एक बार 15 मिनट के लिए आरजू जी पुलिस हटा ही दिया जाता है, तो क्या 14% जीतेगा या 82.7% जीतेगा?
ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि तुम किसको चमका रहे हो। मगर वो जब भी आते हैं या जब भी कोई लीडर आता है, कोई मुसलमान लीडर, तो वो फीमेल एजुकेशन की बात नहीं करता, फीमेल एम्पावरमेंट की बात नहीं करते, हिजाब के पीछे पड़े रहते हैं आज के जमाने में। उसके बाद इसी तरह की बातें, शरिया की बात की जाती है। तो ये थोड़ा सा अपने आप को अपडेट क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई बड़ा लीडर दिखाई भी नहीं देता। वैसे मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताती हूँ कि मैं टाइम्स टाउन ऑफ भारत में थी और स्टूडियो में थी, और वहां पर साजिद रशीदी हम दोनों के फेवरेट वहां पर थे, और हिजाब पर ही टॉपिक था। और मैं अभी 1 महीने की बात बता रही हूँ। उन्होंने कहा, अरे हिजाब तो हमारा इस्लाम है। कब है भैया? सूरह अल-नूर में भी जिल्बाब है, हिजाब नहीं है। फिर उन्होंने कह दिया कि स्कूल के ड्रेसेस देखिए, इतने टाइट टाइट शर्ट और छोटे छोटे स्कर्ट होते हैं। मैंने कहा लाहौल बिला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह कि आप छोटी छोटी बच्चियों का टाइट टाइट शर्ट और छोटा छोटा स्कर्ट आप आंखें निकाल निकाल करके बटन की तरह देखते हैं। मतलब आपके ऊपर तो लानत बरसनी चाहिए। क्या आप बच्चियों का टाइट शर्ट देख रहे हैं? तो आप सोचिए कि ऐसे ऐसे जाहिल टाइप के, जो सही से अरबी पढ़ना नहीं जानते हैं, जो सही से अरबी समझना नहीं जानते हैं, जो शरिया को पढ़ करके अल कुरान का की मान्यता दे रहे हैं, जो सुन्नत रसूल को ना मान करके मुगल के चीजों को फॉलो कर रहे हैं, उनसे हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं? उनसे हम क्या उम्मीदें रख सकते हैं? जब हम जैसी लड़कियां आकर के वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, जब हम जैसी लड़कियां आकर के वुमेन एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, जब हम जैसी लड़कियां आकर के बताते हैं कि जो जो वुमेन को एम्पावरमेंट अल कुरान में बीबी खदीजा, बीबी आयशा, बीबी मरियम, ये इन सारे लोगों का लिखा हुआ है, अगर हम उसको फॉलो करें तो इसमें आपत्ति कहाँ पर है? इसमें तो आपत्ति कहीं पर नहीं है। ये तो जरूरी नहीं है कि कुरान में सिर्फ हमको प्रॉफिट मोहम्मद को फॉलो करना है। हम क्यों नहीं बीबी खदीजा को फॉलो कर सकते हैं? हम क्यों नहीं बीबी सफिया को फॉलो कर सकते हैं? तो इसमें भी उनको आपत्ति है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में जितने भी मुसलमान अपने आप को लीडर समझते हैं या लीडर बोलते हैं, बेसिकली वो सिर्फ अपने अपने चेयर को चमकाते हैं। बेसिकली वो सिर्फ अपना बाजार गर्म करते हैं, और इतनी लैविश लाइफ है कि मैं आपको उसका थोड़ा सा मतलब जो डेटा है वो देना चाहूंगी, जरूर देना चाहूंगी। देखिए, असदुद्दीन अवैसी को मुसलमानों का नेता कहा जाता है। असदुद्दीन अवैसी कहते हैं कि मुसलमान बहुत गरीब है, मुसलमानों के पास कुछ नहीं है। मैं इसको एक्सेप्ट करूंगी, मैं इसको मानती हूँ कि वाकई में मुसलमान पसमानदा है, और मुसलमान आज भी गटर और नाले पे भारत में लकड़ी का पटरा लगा करके सो रहे हैं। मुसलमान शिक्षा में आज भी दलित से भी, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से दलित से भी पीछे है। पर इसका रीजन कौन है? इसकी वजह कौन है? असदुद्दीन अवैसी के पास रेंज रोवर, असदुद्दीन अवैसी के पास मर्सिडीज, असदुद्दीन अवैसी के पास 36,250 स्क्वायर फीट का बंगला। असदुद्दीन अवैसी खुद इलेक्शन कमीशन को बोलते हैं कि 8 करोड़ 25 लाख का एसेट है उनके पास। उनकी बीवी के पास 2 करोड़ 75 लाख का एसेट है, और ये ऑन रिकॉर्ड है। अब ऑफ रिकॉर्ड पर जब आते हैं तो पता चलता है कि इतनी संपत्ति है कि हम और आप काउंट भी नहीं कर सकते। अब इमाम बुखारी पर आते हैं, जिनको शाही इमाम कहा जाता है। उनकी 4 ऐसी रेस्टोरेंट है। आरजू जी, आप कभी आइएगा अगर भारत, तो मैं आपको उनके रेस्टोरेंट लेकर के जाऊंगी, और आप कहिएगा कि भाई क्या इन्होंने ही सारे मुसलमानों का पैसा नोच लिया? जो मुसलमान बेचारे इस हाल में चले गए हैं। अब हम जैसे लोग या मोदी जी जब पसमानदा मुसलमानों को फ्रंट में लाने की बात करते हैं तो ये डर जाते हैं कि पसमानदा मुसलमान अगर शिक्षित हो जाएंगे तो इनके मिचिल और मीटिंग में नाराबाजी कौन करेगा, इनके लिए बलात्कार कौन करेगा, इनके लिए गला कौन रेतेगा, इनके लिए झंडा कौन उठाएगा। तो ये डर जाते हैं, और इसीलिए मुसलमानों को पकड़ करके मुट्ठी में बंद करके रखना चाहते हैं। देखिए, हमारा इस्लाम एक कमरे में गुफा की तरह नहीं है। हमारा इस्लाम बहुत मॉडर्न है, लेकिन अगर इस्लाम को सही से पढ़ा जाए और अल कुरान को सही से फॉलो किया जाए तो इस्लाम बहुत मॉडर्न है, और रिफॉर्मेशन तो हमेशा आया है हमारे इस्लाम में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन एक सही मुसलमान नेता या नेत्री भारत की सरजमीन पर कदम रखती है, उस दिन पसमानदा मुसलमान अब फ्रंट में आकर के बिल्कुल उसका सपोर्ट करेंगे, और पसमानदा मुसलमान मोदी जी के साथ बिल्कुल रेडी है शिक्षित होने के लिए, डेवलप करने के लिए, सक्सेस होने के लिए, और आगे आने के लिए। बिल्कुल होना भी ऐसा ही चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें लास्ट में वही जो आपका आर्टिकल था उसके ऊपर, क्योंकि मुझे तो बात ठीक लगी है कि बिल्कुल जब तक एक सही एजुकेशन हासिल ना कर लें उस वक्त तक कहा गया कि निकाह ना करवाया जाए या शादी ना की जाए। आपके ख्याल से क्या होना चाहिए?
देखिए मेरा मैंने काफी रिप्रेजेंटेशन जो है वो बंगाल में, वेस्ट बंगाल में श्रीमती ममता बनर्जी जो यहाँ की मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, मैंने उनको भेजा था। एजुकेशन मिनिस्टर जो वेस्ट बंगाल के हैं, मैंने उनको भी भेजा था। मतलब कंटिन्यू मुझे लगता है 12 से 13 रिप्रेजेंटेशन, पिटिशन, ग्रीवांस लेटर, उसके बाद फिर रिमाइंडर मैंने उनको भेजा था, पर उन्होंने, उनके कान में जूं तक नहीं रेंगा। उसके बाद मुझे मतलब कलकत्ता हाई कोर्ट को मुझे अर्जी लगानी पड़ी, तो मैंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कलकत्ता हाई कोर्ट को लगाया, जिसका WPAP 121 ऑफ 2024 है, नाजिया इलाही खान वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स। तो उसमें मेरा प्रेयर सिर्फ इतना था कि इस्लामिक रिचुअल्स की वजह से और इस्लामिक लॉ की वजह से हजारों लाखों वेस्ट बंगाल में मुसलमान बेटियां ऐसी हैं जो एज ऑफ प्यूबर्टी, एज ऑफ मैरिज का शिकार बन रही है। अब 11 साल और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 10 साल में भी पीरियड्स हो जाता है बच्चियों को। अब अगर 10 साल में आप निकाह कर रहे हो, 11 साल में आप निकाह कर रहे हो, तो उसका जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो कहाँ चला जा रहा है? वो तो खत्म हो जा रहा है। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट के माध्यम से अगर मैं बात करती हूँ, तो ये तो हमारा संवैधानिक राइट है कि हमें पढ़ने देना चाहिए, हमें आगे बढ़ने देना चाहिए, पर वहां पर हमें हमारे पैर में बेड़ियां कौन लगाता है? इस्लामिक लॉ, शरिया लॉ, इस्लाम का कानून, कि भाई तुमको पीरियड्स हो गया, तुम्हारा निकाह जायज हो चुका है, तुम्हारा निकाह हो जाना चाहिए। और असदुद्दीन अवैसी से लेकर के ममता बनर्जी से लेकर के जितने भी मुसलमान के ठेकेदार भारत में बैठे हुए हैं, वो रोज छाती पीटते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी, एज ऑफ मैरिज। और इसकी वजह से संवैधानिक तरीके से मुसलमान बेटियों को भी जो राइट टू एजुकेशन एक्ट का जो लीगल राइट मिला है, वो हमारा खत्म होता हुआ चला जा रहा है। तो मैंने ये प्रेयर डाला कि एटलीस्ट क्लास 12 करने दीजिए बच्चों को, और उसके बाद वो 12 की डिग्री देख करके कोई भी मुल्ला मौलवी अगर निकाह पढ़ाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। अब इसमें दो बातें आती हैं। अगर लड़की क्लास 12 पढ़ती है तो कम से कम वो 17 साल की हो जाती है, कम से कम। अगर थोड़ा लेट से भी पढ़ी है, 1 साल आगे पीछे भी करके पढ़ी है, तो भी 17 साल की उम्र में उसका क्लास 12 कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट और एक्सीडेंट होते ही है। मेरे साथ ही हुआ, बहुत बड़ा हुआ, कि मैं 17 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ था मेरा, नहीं 17 साल कंप्लीट हो चुका था, तब मैं विडो हुई थी और मैं प्रेग्नेंट थी। तो 17.5 साल की उम्र में मैं विडो हो चुकी थी। तो मेरे साथ जब इंसिडेंट हुआ, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया, तो मुझे एक लक्ष्य समझ में आया, एक फोकस और विजन समझ में आया, और मैं आज तक अकेले अपने बेटे के साथ आराम से हूँ। मैं अपनी जिंदगी, अपना संसार खुद चला रही हूँ। तो बच्चियां जब क्लास 12 पढ़ती हैं और उनके साथ अगर कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है, तो वो अपने आप को खुद से खड़ा कर देंगी। उनको हलाला का शिकार नहीं बनना पड़ेगा, उनको पॉलीगेमी का शिकार नहीं बनना पड़ेगा, या उनको बाप की छाती पर बैठ करके मुंह नहीं डलना पड़ेगा। लेकिन चाइल्ड मैरिज तो हर रिलीजन में पहले हुआ करती थी, सभी ने रोका है चाइल्ड मैरिज। और भी कई रिलीजन्स में मैंने देखा है कि दिखाया जाता है, गलत है, हर जगह गलत है। एवरीवन नोज आई एम अ वेरी ब्लंट स्पीकर, तो मैं आपको क्लियर बता दे रही हूँ कि चाइल्ड मैरिज जो था वो हिंदुओं में था, लेकिन उन्होंने उस पर कानून बना दिया कि आप कोई करेगा तो 7 साल के लिए जेल चले जाओगे, सीधा पर मंडप से उठा करके तुमको जेल भेजा जाएगा। तो अभी भी अगर मुसलमान 9 साल की बच्ची को लड़की समझ रहा है, वो भी गदराई हुई लड़की समझ रहा है, तो ये आपकी अश्लीलता की हद हो चुकी है। हालांकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने साफ लफ्जों में अपने जजमेंट में लिखा है कि ये कानून बनाना मेरा काम नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। स्टेट गवर्नमेंट अगर इस पर कोई एक्शन लेता है तो डेफिनेटली हम इस पर इंटरफेयर करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई इनिशिएट नहीं लेता है तो हम इस पर कानून कैसे बना सकते हैं? ये बिल्कुल सही है, अकॉर्डिंग टू लॉ उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। मेरा सबमिशन भी बहुत अच्छा था, मेरा प्रेयर भी बहुत अच्छा था। अब ऐसी बात है कि श्रीमती ममता बनर्जी का एक नेचर है कि वो मुसलमान लड़कियों के बिल्कुल विरोध में, बिल्कुल मतलब एकदम क्लियरली विरोध में, यहाँ तक कि उन्होंने ईद की नमाज में भी यूसीसी की विरोधिता की है। तो वो सिर्फ मुस्लिम लड़की नहीं, किसी भी धर्म से आने वाली लड़की जो होती है, लफ्ज फीमेल या गर्ल या बेबी गर्ल, तो वहां पर श्रीमती ममता बनर्जी की विरोधिता साफ तरीके से समझ में आती है। तो अब मुझे ये मैटर उठा करके सर्वोच्च न्यायपालिका में लेकर जाना पड़ेगा, जैसे मैं 3 तलाक को लेकर के गई थी, वहां से मुझे एक हिस्टोरिकल जजमेंट निकालना पड़ेगा, और तब फिर ये मैटर पार्लियामेंट में जाएगा, और नए पार्लियामेंट जो बैठेंगे मोदी जी, उसमें फिर एक नया कानून बनेगा। और मुझे पता है कि जितनी भी बच्चियों की दुआएं मेरे साथ है, और जो बच्चियां मुझे इतना कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हैं, हालांकि मैटर डिसमिस हो गया है,
फिर भी कांग्रेचुलेशन का मतलब मुझे पूरा एक वो मिल एटलीस्ट आपने रहा ट्राई किया, बिल्कुल। हाँ, तो नहीं, मेरा बिल्कुल पूरा होना बहुत चाहिए। बहुत नॉर्मल था कि एटलीस्ट पढ़ने दो। क्लास 12 तक पढ़ने दो, वो हुँ, वोकल हो जाएँगी, वो अपने अपने हुँ। जस्टिस के लिए लड़ पाएँगी, वो अपने फैसले अपना कर फैसला पाएँगी खुद कर पाएँगी कि उन्होंने और ज़िंदगी में आगे क्या करना है। होता क्या है ना आरज़ू जी कि जब हम क्लास 10 होते हैं तो आगे पढ़ने बीच में अगर 5 साल का गैप आ जाता है तो आगे पढ़ना बहुत टफ हो जाता है। लेकिन क्लास 12 की डिग्री अगर होती है और अगर बीच में 5 साल का गैप भी आ जाता है और 5 साल के बाद भी अगर आप ग्रेजुएशन हुँ। करना चाहो, एलएलबी करना चाहो, एमबीबीएस करना चाहो, तो आप कर सकते हो क्योंकि क्लास 12 आपके दरवाजे को एजुकेशन के दरवाजे को खोल कर रखता है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कहा कि क्लास 12 करने दिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए ताकि बच्चियाँ जो हैं वो अपना फ़ैसला खुद कर सकें, उन्हें सही-गलत का पता हो। बहुत शुक्रिया नाज़िया कि आज आपने जॉइन किया और आई होप कि हम आगे भी अपडेट्स आपसे इलेक्शंस की लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वंदे मातरम। भारत माता की जय।